दोस्तों, दिल्ली में भी लाल किले के पास जो कुछ हुआ इसने पूरे देश को दहला दिया है। और ये आतंकियों के ऑपरेशन सिंदूर का बदला नहीं था, ये तो एक चेतावनी थी, एक इशारा था, सिर्फ एक शुरुआत है। आज जांच एजेंसियों की जांच के अनुसार ये पता लगता है कि इन्हें कुछ बहुत बड़ा करना था, प्लान कुछ बहुत जबरदस्त था, ऐसा जो भारत में पहले कभी नहीं हुआ। लाखों लोगों की जान जाती, वो तो भला हो हमारी खुफिया एजेंसियों का, जो इनके इस प्लान को फेल कर दिया। जी हाँ, मैं कहूंगा ये प्लान फेल हो गया। अभी तो सिर्फ कुछ ही लोगों की जान गई थी, जिसका अफसोस हमें हमेशा रहेगा। लेकिन इन टेररिस्टों ने कुछ ऐसा बनाया था जिससे लाखों लोग मारे जाते। तो इसलिए अगर भारत की मैं खुफिया एजेंसी की सक्सेस ना कहूं तो इसे फेलियर भी नहीं कहूंगा। अब चलिए थोड़ा तारों को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि ये घटना छोटी नहीं थी। इस घटना को बड़े रूप में अंजाम देने के लिए तैयारी चल रही थी, और ये अभी से नहीं चल रही थी, ऑपरेशन सिंदूर से पहले से चल रही थी। पहले तो जैसे कि मैंने अपने पिछली वीडियो में बताया था कि ये जो कार में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है ये एक्सीडेंटली हो गया था, ये प्लान नहीं था, इन्हें यहाँ बॉम्ब नहीं फोड़ना था। क्योंकि कार में जो बॉम्ब था वो बॉम्ब नहीं था, वो बॉम्ब का मटेरियल था, वो पूरी तरीके से तैयार नहीं था, असेंबल्ड नहीं था, जो हड़बड़ी में वहां फूट गया या हड़बड़ी में फोड़ दिया गया। क्योंकि उसी दिन 10 तारीख को शाम को जब ये ब्लास्ट हुआ था, 10 तारीख की ही सुबह को कुछ टेररिस्टों को पकड़ लिया गया था, जिनके पास से बॉम्ब बनाने का सामान और कुछ आर्म्स मिले थे। और ये केवल दिल्ली फरीदाबाद में ही नहीं पकड़े गए थे, पकड़ धकड़ बहुत जगह चल रही थी। कश्मीर से भी तार जोड़े जा रहे थे, कश्मीर से भी लोग उठाए जा रहे थे। तो जो भी टेररिस्ट ग्रुप इंडिया में एक्टिव है इस समय, उसमें एक प्रकार से पैनिक फैल गया, कोऑर्डिनेशन हो नहीं पा रहे थे, चीजें बिखर रही थी, खुफिया एजेंसियों द्वारा लोग उठाए जा रहे थे, जिसके चलते कार में जो सामान जा रहा था उन्हें भी पता लग गया था कि चीजें खराब हो रही है, उनके फेवर में नहीं चल रही है, उनके पीछे खुफिया एजेंसी पड़ी हुई है और तार जुड़ते चले जा रहे हैं। इसलिए उन्होंने लाल किले के सामने ही दिल्ली में जो सुनहरी मस्जिद है वहां पर अपनी कार को पार्क किया और वहां पर नमाज भी पढ़ी। अब 3 घंटे वहां पर कार पार्क खड़ी रही। 3 घंटे में वहां कुछ तो मीटिंग हुई होगी, और मस्जिद सबसे सेफ जगह होती है, तो इसलिए उनके बीच में जो भी मीटिंग हुई होगी उन्हें पता लग गया होगा कि प्लान उनका फेल होता दिखाई दे रहा है। उस समय ये 3 लोग थे, लेकिन बताते हैं कार में एक ही बंदा बैठा जिसका नाम था डॉक्टर नवी, बाकी तो वहां से उतर गए थे। अब उसके बाद में कार वहां से धीरे धीरे मूव होती है और थोड़ी ही देर में ब्लास्ट हो जाता है। अब ये एक्सीडेंटली हुआ या उन्होंने जो मीटिंग की उसके अकॉर्डिंग कि 2 की जान बच जाए, एक मरे कोई बात नहीं। अब जो खुफिया एजेंसी जांच कर रही है उसमें यह पाया जा रहा है कि टर्की का भी हाथ शामिल हो सकता है इसमें तार कोई छोटे मोटे नहीं है। ये जो प्लानिंग चल रही है भारत में, जो ये संगठन एक्टिव है, जो ये आतंकवादी एक्टिव है, ये अभी से नहीं काफी लंबे समय से है। शुरू में ये धीरे धीरे अपने अंदर ही अंदर एक प्लानिंग कर रहे थे, एक सेटअप तैयार कर रहे थे, और इसकी खबर खुफिया एजेंसी को लग गई थी। बस वो उनका प्लान समझ रहे थे कि कहां कहां पर चीजें होनी है, और चीजें बहुत बड़ी बड़ी जगहों पर, बहुत बड़े पैमाने पर होनी। लेकिन काफी जगह पर इनके मंसूबों को न्यूट्रल कर दिया गया, फेल कर दिया गया। काफी जगह पर आरडीएक्स पहले ही पकड़ लिया गया। और ये जो दिल्ली में घटना हुई, ये भी घटना बहुत बड़ी हो सकती थी, ये थोड़े में निपट गई। अभी तो बताया जा रहा है कि सिर्फ 13-14 लोग ही मारे गए हैं, ये नंबर लाखों में हो सकता था। तो खतरा भी टला नहीं है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि चीजें चारों तरफ ठीक नहीं चल रही हैं हमारे आसपास, और जो बाहरी देशों से संबंध है, बाहरी देशों की जो गतिविधियां चल रही हैं वो ठीक नहीं चल रही हैं। जैसे पाकिस्तान को ही ले लो कि पाकिस्तान में इस समय क्या चल रहा है। आसिम मुनी ने सारी पावर अपने हाथ में, यानी कि एक जगह ले ली है, और वो इस समय डिप्लोमेटिक सपोर्ट भी जुटा रहा है चीन से, अमेरिका से, ताकि वहां से उनका साथ मिल सके और ये किसी बड़े काम को अंजाम दे सके, बड़े युद्ध को अंजाम दे सके। और पाकिस्तान का सबसे पहला टारगेट कौन हो सकता है, हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं, भारत। और अब तो वैसे भी पाकिस्तान का कोई अकेला दुश्मन नहीं है, अफगानिस्तान, तालिबान, वहां से भी उनका बड़े लेवल पर प्रॉब्लम चल रहा है। और नो डाउट अमेरिका, चीन पाकिस्तान की सहायता करेंगे, टर्की से भी सहायता मिलेगी। क्योंकि अमेरिका और चीन के केस में तो यह है कि भारत जिस तरीके से तरक्की कर रहा है, जिस तरह से इसकी इकोनॉमी बूस्ट कर रही है, जिस तेजी से दौड़ रहा है, तो इन दोनों ही देशों को खतरा है कि कहीं भारत आगे ना निकल जाए, इसकी इकोनॉमी इतनी जबरदस्त ना हो जाए कि कहीं हम पीछे दिखाई दें। और वैसे भी चीन और अमेरिका 100 साल आगे तक की सोचते हैं, तो इन्होंने फ्यूचर देख लिया है भारत का कि भारत का फ्यूचर क्या है। तो भारत के उस फ्यूचर को बर्बाद करने के लिए ये पाकिस्तान जैसे देशों का साथ दे सकते हैं, टेररिस्टों का साथ दे सकते हैं। बेशक ये सामने से ना हो, लेकिन बैकडोर से इनको पूरी तरीके से सहायता मिलती है, फंड मिलता है, ताकि किसी भी तरीके से भारत में अस्थिरता फैली रहे, भारत में दंगे हो, आगजनी हो, सरकार में अस्थिरता फैले, आपस में ही लड़ाई हो, जिससे कि सरकार का पूरा टेंशन, पूरा ध्यान आपसी चीजों को सुलझाने में लगा रहे। फिर वो तरक्की अपने आप ही रुक जाती है, इकोनॉमी अपने आप ही डाउन चली जाती है। और जब सब कुछ प्लानिंग के हिसाब से हो जाए तो बाहर से भी हमला कर दो, यानी पाकिस्तान से। तो इसलिए चीजें आगे भी बहुत ज्यादा खराब हो सकती हैं, बहुत बड़ा प्लान कुछ हो सकता है। लेकिन इसमें एक बात अच्छी यह है कि इस समय भारत के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, उनका 2 टूक जवाब होता है, वो छोड़ते नहीं है। और हमारी एजेंसियां वो भी अच्छे से काम कर रही हैं। इस समय हमारी सेना दुनिया की सबसे अच्छी सेनाओं में से एक है। हम हर जगह, ग्राउंड पर हो, डिफेंस में हो,
एयर पर हो, हर जगह अच्छी खासी तरक्की कर रहे हैं, हर जगह पावरफुल हो रहे हैं। तो ये चीज है जो हमें प्रोटेक्ट करेगी। आगे जो भी कुछ बड़ा सोच रहे हैं उन्हें सोचने दो, प्रोटेक्शन तो हमारे पास में है। लेकिन जब चीजें अंदर से खराब होती हैं, प्रॉब्लम जब है। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि दुनिया भर में जितने भी देश हैं, सभी देशों ने अपने देश में स्थिरता बनाए रखने के लिए, ताकि समाज सही रहे, कुछ प्रिंसिपल बनाए। उनके सबके प्रिंसिपल उनके हिसाब से ठीक हो सकते हैं, हो सकता है दूसरे देश के हिसाब से वो ठीक ना हो। जैसे नॉर्थ कोरिया हो गया, नॉर्थ कोरिया में रहने वाले जो लोग हैं, हम उनके बारे में सोचते हैं कि वो नर्क में रह रहे हैं, लेकिन हो सकता है उनके लिए वो ठीक हो। लेकिन एक चीज जो है, यानी एक प्रिंसिपल जो है, वो सभी देश फॉलो करते हैं, वो सभी देश मानते हैं कि ये होना चाहिए, और वो है शिक्षा। शिक्षा की जहां कमी होती है, वहां मनुष्य की बुद्धि का विकास नहीं हो पाता। लेकिन आज की तारीख में ये प्रिंसिपल भी फेल होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस तरह की टेररिस्ट एक्टिविटी में, ये जो बॉम्ब फोड़ना हुआ, लोगों को जेनोसाइड करना हुआ, इतने लोगों को, बेकसूर लोगों को मारना हुआ, ये कभी आम इंसान तो सोच ही नहीं सकता, चाहे वो पढ़ा लिखा हो ना हो। लेकिन आज देखिए इन कामों में कितने ज्यादा पढ़े लिखे लोग, वेल एजुकेटेड, क्वालिफाइड लोग शामिल हैं। डॉक्टर बनना कोई आसान काम नहीं है। डॉक्टर बनने के लिए पढ़ाई लगती है, और कहते हैं ना, पढ़ाई धीरे धीरे बुद्धि का विकास करती है, एक समझ डेवलप करती है, एक बोध डेवलप करती है, आपको इंसान बनाती है, सभ्य बनाती है, लोगों का भला करना सिखाती है। अब अगर पढ़ लिख कर लोग आतंकवादी बन रहे हैं, तो इससे तो अनपढ़ आदमी ही ठीक है, क्यों, है ना। तो आज की तारीख में यह कहना गलत है कि पढ़े लिखे लोग, एजुकेटेड लोग समाज का निर्माण करते हैं, समाज को सभ्य बनाते हैं। आज की तारीख में कुछ भी हो सकता है। ये प्रिंसिपल फेल हो गया। और ऐसा हुआ क्यों? आपने नोटिस किया होगा कि इसमें जो भी टेररिस्ट पकड़े गए हैं, जो भी डॉक्टर्स पकड़े गए हैं, इतने ज्यादा क्वालिफाइड डॉक्टर हैं, जिसमें कि एक तो नीट का टॉपर रहा है, इतने बड़े बड़े एग्जाम क्रैक करके ये लोग पहुंचे हैं वहां तक, तो इनकी बुद्धि का विकास क्यों नहीं हो पाया? तो मैंने कहा ना, आपने नोटिस किया होगा, ये सारे के सारे मुस्लिम हैं, रेडिकलाइज सोच वाले हैं। इनके साथ में दिक्कत यह है कि जब ये छोटे होते हैं, तो छोटे से ही जो इन्हें फर्स्ट एजुकेशन दी जाती है, वो इस्लामिक एजुकेशन होती है। यानी कि जब बच्चा 3 या 4 साल का होता है, हम लोग सोचते हैं प्ले स्कूल में डाल दें या उनको अपना बचपन जीने दें, जो भी है। लेकिन इस्लाम में क्या होता है, मैंने ज्यादातर यही देखा है कि जहां बच्चा 3 या 4 साल का हुआ, उसको टोपी पहनाई, कुर्ता पजामा पहनाया, यानी इनकी जो भी ट्रेडिशनल ड्रेस है, उसमें ये फिर मदरसे में भेज देते हैं। मदरसे में भेज रहे हैं, आप इस्लामिक एजुकेशन दे रहे हो, इस्लामिक एजुकेशन दे रहे हो, यहां तक तो ठीक है। लेकिन वो इस्लामिक एजुकेशन देते देते जब बच्चा थोड़ी थोड़ी चीजों को समझने लगता है, कॉपी करने लगता है, उन्हें पकड़ने लगता है, शब्दों को पकड़ने लगता है, तभी इस्लामिक एजुकेशन के साथ साथ में उनके दिमाग में दूसरी चीजों को भर दिया जाता है। उनके सो कॉल्ड इमाम जो है, हाफिज जो हैं, वो लेक्चर देते हैं, उनकी प्रॉपर स्पीचेस होती हैं, और मदरसे में बड़े ध्यान से उन्हें सुना जाता है। तो बस प्रॉब्लम यहीं से शुरू हो जाती है। जब एक पतली डंडी को मोड़ा जाता है ना, तो वो आसानी से मुड़ जाती है। किसी मोटी डंडी को मोड़ने की कोशिश करोगे, वो टूट जाएगी। तो ये छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं ना, ये पतली डंडी की तरह होते हैं। इनको जैसा ढालोगे, जैसा मोड़ोगे, ये वैसा ही ढल जाते हैं, वैसे ही मुड़ जाते हैं। और बचपन में ली गई जो भी शिक्षा है, जो भी एजुकेशन है, ये पूरी जिंदगी के लिए आपके दिमाग में कंडीशनिंग कर देती है। आप फिर वही हो जाते हो। फिर आपको उससे ऊपर कुछ भी दे दिया जाए, कोई भी शिक्षा दे दी जाए, कितनी भी अच्छी एजुकेशन दे दिया जाए, आपको वॉश नहीं किया जा सकता। इसलिए एक इस्लामिक व्यक्ति को कन्वर्ट करना बहुत मुश्किल है। आप हिंदू को आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं, पर मुस्लिम को नहीं। और यहाँ बात कन्वर्ट करने की नहीं है, यह बात समझने की है कि हम जो अपने बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, उनके लिए उनका जो भविष्य बना रहे हैं, वो कैसा बना रहे हैं। आप बचपन से ही उनकी सोच को रोक रहे हो, अपनी सोच को थोप रहे हो, अपने विचारों को उन बच्चे के ऊपर थोप रहे हो। बच्चा अपने लिए कभी अपनी फ्री विल डेवलप कर ही नहीं पाएगा। वो बस या तो आपके विचारों को ढोता हुआ जिएगा पूरी जिंदगी, या उन मुल्ला मौलवी के विचारों को जो उन्हें बचपन में ही भर दिए गए। देखिए, कोई भी धर्म जो है वो गलत शिक्षा नहीं देता। धार्मिक किताबों में अच्छी बातें लिखी होती हैं, लेकिन उन किताबों को पढ़ रहे हो तब तक तो ठीक है, उन किताबों के अर्थ समझा रहे हो तब भी ठीक है, अगर अर्थ ठीक से समझा रहे हो। लेकिन उनके साथ में जो लेक्चर लिए जाते हैं, धर्म की आड़ में अपना जो मंसूबे होते हैं, अपना जो इंटेंशन होता है, आप जो करना चाहते हो, धर्म की आड़ में जिस प्रकार से आप जो स्पीचेस देते हो रेडिकलाइज वाली, गलती वहां है। कभी आपने देखा है जो हिंदू लोग होते हैं, देखिए इस्लामिक एजुकेशन है, इस्लामिक लोग, उनके जो धर्म गुरु हैं वो दे रहे हैं। हिंदू यानी सनातन धर्म में भी होता है कि सनातन की शिक्षा दी जाती है, आध्यात्मिक शिक्षा दी जाती है। अब मैं आप लोगों को जो देता हूँ, मैं जो भी कुछ वीडियो के माध्यम से बताता हूँ, आप लोग मेरी वीडियोस देखते हो, ये आध्यात्मिक शिक्षा तो ही है, और क्या है। मैं स्पिरिचुअल एजुकेशन दे रहा हूँ, वो लेक्चर के रूप में होती है। लेकिन मेरे लेक्चर्स में आपने देखा होगा क्या होता है, ध्यान, मेडिटेशन, कि हमारा विज्ञान क्या है, मैं कौन हूँ, आत्मा क्या है, खुद को खोजो, सब छोड़ो, खुद को पहचानो,
है ना, यही तो सिखाता हूँ। कुछ चीजें ऐसी होती हैं लोग अंधविश्वास फॉलो करते हैं, मैं उनका अंधविश्वास तोड़ता हूँ। कुछ चीजें अध्यात्म में ऐसी होती हैं जिन्हें लोग साइंटिफिक समझना चाहते हैं, वो मैंने साइंटिफिक वे में समझाता हूँ। क्या कभी ये कहता हूँ कि फलाने को मार दो, दूसरे धर्म वालों का कत्ल कर दो, उनका नरसंहार कर दो और बस आपको स्वर्ग मिलेगा और ऐसा होगा वैसा होगा? नहीं, ऐसा नहीं कहता मैं, क्योंकि ये सब बेकार की चीजें हैं, बकवास है। सनातन धर्म में किसी को मारने का या हमारी जो शिक्षा है वो ऐसी है ही नहीं। हमारी शिक्षा में तो कहते हैं पूरे जगत का कल्याण हो, पूरे जगत का भला हो। अब जगत में सब हैं, सबके सब हैं, हम अपना अकेला भला नहीं सोचते, हम सबका भला सोचते हैं। हर एक पूजा में, हर एक कथा में कहते हैं ना कि सबका मंगल हो। तो ये है शिक्षा, आप इस तरह की शिक्षा दो। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।